चलिए हमने देखिए हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर, हेलो मैं खड़ा हूँ सामने। स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे और हमने बोला था सबसे पहले हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात की थी। आपको बताया गया था कि सॉलिड में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में आप नहीं आई थी ना, और आप भी नहीं आई थी लास्ट लेक्चर में। हाँ, व्हाट इज रीजन? तो मैंने बताया था कि टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ना, इंट्रैक्शन फोर्सेस एंगस्ट्रॉम। हाँ, मीटर में हो जाएगा ना। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस की बातें कर रहे थे। कितने टाइप का इंट्रैक्शन होता है? रुको जरा, पहले हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस की। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या होता है? तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ इंट्रैक्शन की। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है? जब कभी भी दो नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में, नॉन पोलर का मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे मैंने बताया था आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H प्लस और Cl माइनस होता है ना। हाँ, दो पोलर, पोलर होने चाहिए। क्या बात करें, मैंने नॉन पोलर बोला सच में? आपने क्या सुना? दो पोलर के बीच में, नॉन पोलर नहीं, दो पोलर के बीच में, क्योंकि पोलर होगा तो ही डायपोल्स बनेंगे ना। आप आई थी लास्ट लेक्चर में? तो पोलर कंपाउंड्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? पोलर का मतलब एक कंपाउंड में दो एटम्स के बीच में चार्ज जनरेट होना चाहिए, प्लस माइनस, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड। और एक पोलर कंपाउंड दूसरे पोलर कंपाउंड, मतलब एक पोलर कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अगले वाले पोलर कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जब ये इंटरेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। समझा आपने? तो मैंने बताया था डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस के बारे में। जैसे यहां पर क्या था कि एक HCl हो गया, दूसरे HCl के साथ यहां पर इंटरेक्ट करेगा। HCl HCl, यहां पर मैंने बोला था कि H प्लस, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस होगा। Cl जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा। और कैसा प्लस माइनस? डेल प्लस एंड डेल माइनस। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं, हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जब इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। पार्शियल चार्ज, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। आप भी थोड़ा डिस्प्लेस हो जाओ इधर, ऐसे पास पास रहोगे तो बातें होंगी ना। इधर आ जाओ, बैठो, और इधर चलो, यहां बैठो ना। कितना जाऊं? अरे स्पेस तो है। ये क्या मतलब चिपक के बैठना जरूरी है? ठंडी लग रहा है? अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहां पर चार्ज जनरेट होता है H प्लस और Cl माइनस, तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद दूसरा हमने क्या बोला था? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या था कि कभी भी किसी आयन और डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। वो आयन केटायन भी हो सकता है, वो आयन एनायन भी हो सकता है, मतलब हाँ दोनों। जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका Na प्लस भी वाटर के O माइनस के साथ वहां पर एक ट्रैप जैसा बनाता है, एक इंट्रैक्शंस बनाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ।
और Cl माइनस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी H प्लस के साथ, वाटर का जो H प्लस होता है ना उसके साथ इंटरेक्ट करता है। मतलब सोडियम क्लोराइड में अगर बोला जाए कि कीटायन और एनायन दोनों सोल्यूबल होते हैं तो आप बताओगे दोनों सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि दोनों इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस का मतलब एक हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको NH3 और बेंजीन का। NH3 जो होता है वो पोलर होता है, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन जो है वो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तीसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है वो तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, यस। नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अब अगर हम लोग बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन नॉन पोलर है, इसलिए कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं NH3 तो NH3 पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और यहां पर कार्बन पे क्या होता है, C6H6, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। अगर नॉन पोलर है तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन को फील होता है, ऐसा नाइट्रोजन को फील होता है कि उसके पास भी चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। वहां पे चार्ज था नहीं, इस नाइट्रोजन को ऐसा फील हुआ कि यहां पर क्या था, प्लस चार्ज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये परमानेंट इंटरेक्शन नहीं होता, क्या बोलते थे इसको, फेक नहीं, हाँ टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी इंटरेक्शंस। टेम्परेरी इंटरेक्शंस। तो यहां पर डाइपोल था, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, ये पोलर है, यहां पर चार्ज जनरेट हो सकता है, बट यहां पर चार्ज जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन पोलर है। लेकिन इस डाइपोल ने उस पर डाइपोल क्रिएट कर दिया खुद से, उस पर था नहीं। सपोज दैट कोई ऐसा काम हो जो पॉसिबल ही ना हो, लेकिन आप उसको कर दो अपने दम पे, तो क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। मान लो कोई पेशेंट है, मतलब सबने बोल दिया कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता, बट कुछ ऐसा हो जाए कि हो जाए ट्रीटमेंट, कोई कर दे, कोई बड़ा एक्सपर्ट हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब वहां पर डाइपोल था नहीं, डाइपोल इसने क्रिएट कर दिया, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद अगला हमने क्या बताया था, हाँ, डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और इनर्ट गैसेस के बीच में होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये सब क्या होते हैं, हाँ, हीना, नीना और करीना जैसी रानियां ओरिजिनल ना, हाँ, हीना, नीना और करीना जैसी रानियां ओरिजिनल। ठीक है, हीना, नीना और करीना जैसी रानियां ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल। करीना, करीना जैसी रानियां ओरिजिनल, जैसी जैसी। या फिर एक और याद कर सकते हो, ही नेवर अराइज कर जीरो रन पे आउट। ठीक है, ही नेवर अराइज कर जीरो रन पे आउट। ठीक है, तो ये भी आप लर्न कर सकते हो। वैसे जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो पूरा पीरियोडिक टेबल मैं आपको लर्न कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, चारों ब्लॉक, मतलब 118 एलिमेंट जो पूरे हैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो हमने बताया था डिस्पर्जन फोर्स जो होता है वो एक टाइप का वीक फोर्स है,
और उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बीच में और इनर्ट गैसेस के बीच में वो लगता है, ठीक है। उसको वॉन डेर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, बताया गया था ना आपको, वॉन डेर वाल्स फोर्स। उसके बाद एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, वॉन डेर वाल्स फोर्स के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे मान लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होते हैं सबसे ज्यादा। हेलो मलाड, ये मैं इतना चिल्ला रहा हूं क्यों जानती हो, ताकि जो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है वो आप तक पहुंच जाए, आपको याद आ जाए, और तुम ये पंचतंत्र की कहानियां सुना रही हो। तो मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह से हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है इंटरेक्शंस, जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। भाई देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो पोलर तो होगा ही ना। भाई फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ रहे हो पक्का ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वहां पे, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो यहां पर क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर की बात करूं तो दो होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट दो होने चाहिए, किसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर में। लेकिन अगर हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर में सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है, एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे मैंने आपको बताया था इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH एक ही कंपाउंड होता है, CH2OH और CH2OH। CH2OH और CH2OH इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है। सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब उसके बाद देखिए यहां पे हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक हो गया था ना, अब आगे चलते हैं। हमने इसके बाद हमको क्या करना है उसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, थर्मल एनर्जी भी हुआ था क्या, मैंने बताया था कि थर्मल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, अगर हम लोग उसका थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, भाई चाय बनाते हो, वाटर को हीट करते हो ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जब आप उसको हीट करते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टार्ट होता है, चाय उबलती है ना, तो उसके कहने का मतलब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है हीट करने पे। हीट करने पे वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कहीं पे खाना बन रहा है तो उसका जो स्मेल होता है वो हमको पता चलता है, अरे आज कुछ बन रहा है, लगता है कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या घर में, तो घर वाले बोलते हैं हाँ 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 कोई आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, ये कहने का मतलब है। सॉलिड टू गैस की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, आप बताओ जरा। अगर मैं सॉलिड से गैस की तरफ जाता हूं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो किसके पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा पॉसिबल है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, बताइए। गैस के पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा होती है क्योंकि उसमें इंटरेक्शंस बहुत वीक होता है ना, जिसमें इंटरेक्शंस बहुत वीक होगा उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, और जिसमें इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रांग होगा उसमें मूवमेंट क्या होगा, कम होगा।
जिस किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत कनेक्टेड होंगे बच्चों से, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो कभी भी शैतान नहीं होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैंने देखा है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, अरे कह रहा है आपके टाइम में होते हैं, आज भी हैं, कैसी बात कर रहे हो, आज भी हैं, आज भी जो डेली टू डेली, आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मतलब दिन भर लगे रहते हैं उनके पीछे, पढ़ाई के पीछे। ऐसा थोड़ी है कि वो टाइम चला गया, आज भी हैं। और ऐसे बच्चे भी फोकस, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलो कि सारे बच्चे एक जैसे हो गए, ऐसा नहीं है। आज भी फोकस्ड स्टूडेंट हैं और पेरेंट्स भी उस लेवल के हैं जो दिन भर टेस्ट में कितने मार्क्स आए, क्या पढ़ाई चल रही है, आपने कितना पढ़ा, कितना कवर किया, वो सब पूछ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आपकी मॉम टीचर है? अरे क्या बात है, किस सब्जेक्ट की? हाँ तो गवर्नमेंट है। तो फिर वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हाँ, फिर तो एटमॉस्फेयर रहता ही होगा ना घर पे, पूछते होंगे ना क्या पढ़ाया गया। हाँ क्या बोल रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो आज भी है, ऐसा नहीं है। मतलब जो करेक्टेड है उसके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर अच्छे, मतलब अच्छे का मतलब पेरेंट्स देखो सबके अच्छे होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि जो इन सब मामलों में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा उनका वो बिगड़ते कम है। और जब आपसे पूछा ही नहीं जाएगा आपने क्या पढ़ा, नोट्स कहाँ तक बनाए, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर आप वो पूछेंगे नहीं तो आप बताओगे भी नहीं, और आप बताओगे नहीं तो आप बहुत लाइटली लोगे उसको, अरे घर पे तो कोई पूछता ही नहीं है तो मैं क्या करूं पढ़ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहते कि आप ना पढ़ो, ऐसा नहीं है। फिर लास्ट में क्या होगा जब, और ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स नहीं पूछते बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब तब भी अच्छी पढ़ाई करते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर सॉलिड से अगर हम लोग गैस की तरफ जाएंगे तो इसमें थर्मल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। थर्मल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है, क्योंकि इंटरेक्शंस कम होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की बात हो रही है। मैंने आपको पहले बताया है कि गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अगर इनमें, चलो फिर बता देता हूं, कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, यहां पर गैसेस की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ मैं बता चुका हूं बट फिर भी आप एक बार देख लो क्योंकि अलग से दे रखा है। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है। As compared to solid and liquid.
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल। ठीक। अच्छा, यहां पे डिफ्यूजन एक होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो गैसेस को हम लोग मिक्स करते हैं तो उनका मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है ना, मिक्स होने का जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। अगर सॉलिड पार्टिकल आप मिक्स कर रहे हो तो वो इतने जल्दी मिक्स नहीं होते, मतलब मिक्स तो होते ही नहीं है ना, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन ऑर्डर जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है? डिफ्यूजन ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है? गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है। फिर से लिक्विड और फिर से क्या होता है? सॉलिड। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, नोट करिए इसको। अब तुम क्यों रो रहे हो? ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग मास की बात करते हैं। मास क्या होता है? सर 2 सेकंड। मास की बात करते हैं। ठीक है, मास जो होता है, किसी भी मैटर की क्वांटिटी जो होती है ना वो मास में रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। पहले ठीक से बैठिए आप। ठीक है, आप ताश खेल रहे हो बैठ के? अब यहां पर क्या होता है, अगर हम लोग मास की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर is called mass of any substances। ठीक है, जैसे यहां पे क्या होगा? ठीक है, यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ ये होता है ना। अच्छा, मास को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स के लिए? नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, मास अपॉन क्या होता था? मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अगर वॉल्यूम आपको दे रखा है, मोल्स के 3 फॉर्मूले थे। मोल्स के 3 फॉर्मूले, आप खड़े हो जाओ, आपको बताना है। स्टैंड अप। कोई भी बात करता हुआ दिखा तो उसको बताना पड़ेगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन आप बताइए। व्हाट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शंस? इसलिए कहता हूं ध्यान से सुनो, बस इसीलिए बोलता हूं। मुझे कितना अच्छा लगता अगर आप आंसर दे पाते, लेकिन काश ऐसा होता। मैं सोचता हूं कि सारे स्टूडेंट एक जैसा हो, एक जैसे मतलब जिससे भी पूछा रहा है उसको फटाफट आंसर आता हो, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि लोग पढ़ाई नहीं करते। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी आप देख रहे हो। बैठ जाओ। यहां पर क्या होगा? हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। मास अपॉन क्या होता है? मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले कौन से होते हैं?
अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एस टी पी अपॉन क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब। क्या हो जाता है 22.4 डीएम क्यूब ना। डीएम क्यूब को हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं, एक ही होता है। अगर आप डीएम क्यूब लिखो या फिर लीटर लिखो दोनों सेम होता है। डीएम क्यूब एंड लीटर क्या होता है, सेम होता है। एक हमने फॉर्मूला और देखा था, अगर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ एटम अपॉन क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर ना, एक होता है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे मोल्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए फिर से, हो गया होगा ना। अब उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं ना। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड by gas is called, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम। अच्छा देखो, वॉल्यूम को हम लोग लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एमएल में भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैं उसकी फिजिकल स्टेट थोड़ी बता रहा हूँ, मैं उसका यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लीटर में भी यूज करेंगे, एमएल में भी यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 ml या फिर 1 डीएम क्यूब होता है। इसको याद रखना, ठीक है, ये इसकी यूनिट्स होती है। और अगर हम लोग इसको मीटर में डीएम क्यूब की बात करेंगे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 10 के पावर 3 डीएम क्यूब, ठीक है। या फिर ये क्या होगा 10 के पावर 3 लीटर। टेन टू द पावर 3 लीटर। और सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है इसको बहुत ध्यान से लिखना। देखो, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास चल रही है, आप सो रही हैं। आपको एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। बोलो।
प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। ठीक है। अच्छा, फोर्स अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होता है भाई? F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, पढ़ा है ना आपने? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना फिजिक्स में? तो यहाँ पर मास क्या होता है? मास का क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर इंटू सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा ना? और अपॉन यहाँ पर ये तो फोर्स का हो गया। यहाँ पर अगर आप प्रेशर का लिखोगे तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? केजी मीटर सेकेंड पावर -2। और यहाँ पर एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। भाई मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ना, ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पावर -1 एंड सेकेंड पावर -2। तो प्रेशर की यूनिट आप ये भी लिख सकते हो, याद रखना, केजी मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल होता है। इस बात को याद रखना, एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा। ठीक है, पास्कल जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। हाँ, एक और इसका यूनिट होता है अगर हम लोग बात करते हैं तो बार। बार भी इसका यूनिट होता है। तो हम लोग 1 बार की अगर हम लोग बात करेंगे, 1 बार इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ पास्कल। क्या होता है? 10⁵ पास्कल। अभी जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसका यूज होगा यहाँ पे कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, ध्यान देना। 10⁵ पास्कल। कितने? 10⁵ नोट करिए इसको। अच्छा, कुछ यूनिट्स और हैं, जैसे मान लो कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम में क्या होता है? 1 एटीएम में होता है 760 mmHg, या इसको 1 टॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 टॉर। 1 टॉर में कितने mmHg होते हैं? 1 mmHg। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना। अच्छा, एक और यूनिट और होती है यहाँ पे। अगर हम लोग 1 पास्कल की बात करते हैं, 1 एटीएम की बात करते हैं, तो 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? ये 101.325 किलो पास्कल। ये जो यूनिट्स में लिखवा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो उसमें इसका यूजेस रहेगा, इसलिए आप इसको नोट करिए और याद भी रखना। अगर 1 एटीएम की बात करूँ तो कितने पास्कल होते हैं? 101.325 किलो पास्कल। और किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 101.325 पास्कल। क्या होता है? 101.325 पास्कल। ये 1 एटीएम इक्वल टू होता है। 1 एटीएम इक्वल टू 101.325 पास्कल। याद रखना इसको। क्या बोल रही हो? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाँ, वो बार में होता है। अगर इसको बार में चेंज करना है तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है? 1.01325 बार। 1.01325 बार। Hg, ये मर्क्यूरी का होता है ना प्रेशर, इसलिए Hg लिखते हैं। Hg मतलब मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग 1 एटीएम बोलते हैं, मतलब उसका डिफरेंस लेते हैं प्रेशर के लिए बताने के लिए। ठीक है, तो 760 mmHg होता है। देखो, जिसका इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और जिसका इंट्रैक्शन वीक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे कोई, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड का और ज़्यादा होगा। बस ऐसे भाई, अगर कनेक्टिविटी स्ट्रांग है ना, एक से मेरी बात सुनो। ये क्या पैर फैला के क्या हो रहा है? मैच चल रहा है, ठीक से बैठो पहले।
जैसे मान लो इंट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है दो लोगों के बीच में और मुझे वो इंट्रैक्शंस तोड़ना है, तो मैं वो इंट्रैक्शंस कैसे तोड़ सकता हूँ? मुझे बहुत टाइप के एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर इंट्रैक्शंस बहुत वीक है तो मैं जोर से ही तो बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ये दो लोग हैं 1 2, मैंने इनके खिलाफ उनको भड़का दिया, अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। अब अगर इंट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग है तो बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। लेकिन फिर कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा मैं और एफर्ट करूंगा, अरे आज तो तुम्हारे बारे में क्या ही बोला उसने, कुछ भी। लेकिन अगर इंट्रैक्शंस बहुत वीक है तो वो मान जाएगी, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है, वो है ऐसी, ऐसा बोल सकती है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये तो प्रेशर हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आगे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर की बात करते हैं यहाँ पे। नोट करना टेम्परेचर। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी टेम्परेचर का, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that determines direction in which energy will flow, energy will flow, energy will flow when that object is in contact with other object, मतलब ये एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है तो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर का अगर हम लोग SI यूनिट हम लोग बात करते हैं, SI यूनिट क्या होता है, केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में चेंज करना है तो क्या होता है, हाँ केल्विन इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है, 273.15। क्या हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया टेम्परेचर, फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मास पर यूनिट वॉल्यूम। खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। सॉरी ने भी एक क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा, ये रूल है। कोई बात करते हो पकड़ा गया उसको क्वेश्चन बता। चश्मा नहीं दिख रहा मेरे को, आपने क्या अरे तो मैं जो बोलूंगा वो सुनाई देगा ना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो आपने क्या लिखा है चश्मा में नहीं, मेरे को बस जो बात पूछा सर आप अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? सर मेरे को कुछ बात ही नहीं किया, मेरे को दिख ही नहीं रहा है सर। अरे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना। चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताओ। चलो अच्छा तुम बताओ। हाँ सुनो ध्यान से, हाँ बोलो। हेलो सॉरी। वही मतलब हाँ तुम बताओ। more than one compound, the proportion of element is specific. क्या क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो। वो बताएगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तुम बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कंप्लीट बताया आपने? आप बताइए। तो यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर हम लोग यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ डेंसिटी यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। भाई मास का यूनिट क्या होता है? केजी ना। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। केजी अपॉन क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होता है ना। उसके बाद ये कैसा यूनिट है? डेंसिटी का कैसा यूनिट? एसआई यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये एसआई यूनिट है। इसका यूनिट एक बार जेईई मेंस में पूछा गया है, अभी 1 या 2 साल पहले, तो आपके सीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, यूनिट ऑफ डेंसिटी ना। अब इससे काम नहीं चलेगा, मैं तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ। मैंने डिफ्यूजन क्या बताया अभी? तुमने कुछ और सोच लिया? बताओ। अभी मैंने बताया बार और पास्कल में क्या रिलेशन होता है। 1 बार में कितने पास्कल होते हैं? चलो तुम बताओ। हेलो, 1 बार में कितने पास्कल? क्या
1 बार में कितने पास्कल? 10⁵ पास्कल। और 1 ATM में कितने mmHg? mmHg 76। सर 760 mmHg। हाँ, 80 ठीक है। 760 mmHg। 1 ATM में कितने पास्कल? 101.3। वो किलो पास्कल होता है। 101.325 किलो पास्कल है। पास्कल क्या डेंसिटी थी? नोट करिए फटाफट इसको। खड़े हो जाओ। आपको बताना है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तुम बताओ। हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे जब दूसरे के भरोसे रहोगे तो यही होगा। ऐसी बेइज्जती होती है क्लास में। अगर मैंने रिवीजन भी किया ना, मैं रिवीजन क्यों किया? ताकि अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। लेकिन उस टाइम पे भी आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया जब रिवीजन हो रहा था। तो इसी का रिमोट यहाँ पे नहीं है। नहीं, देखो नहीं। ज़्यादा ठंड लग रही है। रिमोट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। जाओ लेके आओ रिमोट। और क्या मैं लेके आऊँ? देखो आई थिंक उसमें है कि नहीं 205 में। हो गया, नोट कर लिया। एक नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी नहीं है, वेपर डेंसिटी। नोट करो, वेपर डेंसिटी। इन द केसेस ऑफ गैसेस, वेपर डेंसिटी इन द केस ऑफ गैसेस in the case of gases relative density is measured with respect to
with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas, and is called vapor density, and is called vapor density, and is called vapor density. मोलर मास अपॉन 2, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन 2. अब उसके बाद डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला होता है. Volume of a gas diffused upon volume of a gas diffused, time required for diffusion, time required for diffusion. सर ये फॉर्मूला है. हाँ, अच्छा, डिफ्यूजन का यूनिट क्या होता है? डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स. क्या होता है? डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स. इसको भी नोट करिए, डिफ्यूजन को. ये डिफ्यूजन का फॉर्मूला है. अब भाई देखो, असली जो चीज़ें हैं वो अब स्टार्ट होने वाली है. इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब वो बात करने वाले हैं गैस लॉस के बारे में. ठीक है, किसका डिफ्यूजन नोट करवाया था ना अभी कुछ टाइम पहले. नोट कर लो डिफ्यूजन, एक लाइन नोट करो. इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, तुम और कॉर्नर पे चलो, एकदम साइड में. तुम भी चलो साइड में हल्का सा, तुम्हें. हाँ, बातें ज़्यादा हो रही हैं. सर टॉपिक क्या लिखा आपने? डिफ्यूजन. इन केस ऑफ गैसेस, in case of gases, rate of diffusion, rate of diffusion, in case of gases, rate of diffusion of two or more, of two or more, of two or more gases is measured, gases is measured. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दो गैसेस का जो इंटरमिक्सिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. मतलब जिस रेट से वो लोग इंटरमिक्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. हाँ, अब हम लोग गैस लॉस के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना.
गैस लॉस। इसमें सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, आपने सुना होगा इसके पहले, हो सकता है, बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको। बॉयल्स लॉ। इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। बहुत ध्यान से देखो, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात हो रही है। वो अलग खुश हो रहा है रिलेशनशिप का नाम सुन के। रिलेशनशिप में बहुत दिलचस्पी इन लोगों की, पढ़ाई में उतनी नहीं है। अभी सड़क पे एक निब्बा और निब्बी घूमते हैं ना, एकदम वैसे ही वही ये भी बनना चाहते हैं। अभी एक सिंगल आंसर पूछा, नहीं बता पाया, रिवीजन करने के बाद भी नहीं बता पाया, और रिलेशनशिप बोल बोल के इसको मुस्कुरा रहा है। बहुत जल्दी है इसको रिलेशनशिप करने की, बहुत जल्दी है। गधे कहेंगे। अब यहां पर क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करें हम लोग, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बॉयल्स ने क्या बोला था कि अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली proportional to pressure, volume inversely proportional to pressure at constant temperature volume is inversely proportional to pressure। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू 1/P। यहां पर K क्या है भाई? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K क्या होता है? हाँ, K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PV इक्वल टू K। अच्छा, दो गैसेस अगर दे रखी है हमें, और एक का प्रेशर है P1, दूसरे का वॉल्यूम है V1, और दूसरे का क्या है? P2 V2 है। ठीक है, इफ टू गैसेस आर गिवन, देन हाँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K। इसको नोट करो भाई। हाँ, टेम्परेचर अभी आगे आएगा, वो इसमें आएगा। वो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? प्रेशर अगर कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम होता है ना, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर क्या होते हैं? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे नीचे आओगे प्रेशर कम होता रहेगा ना। तो T1 T2 और T3, अगर तीन टेम्परेचर, तीन गैसेज हैं, तो उनका ग्राफ बताया गया है, टेम्परेचर कम हो रहा है। प्रेशर वॉल्यूम में बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसकी लाइन ऐसे स्ट्रेट गई है, कोई इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर T3 T2 एंड T1,
यहाँ पर वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो अब आगे बात करते हैं बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ, हो गया अभी तो हो गया ना। in terms of density of gas, density of gas, in terms of density of gas, नहीं है क्या, ऑफिस में कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा था, PV इक्वल टू K ना, अरे बंद कर दो, अभी लेक्चर स्टार्ट हो गया। PV अब लोग बात करते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब डेंसिटी क्या होता है, अभी हमने देखा था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये था ना। तो V इक्वल टू यहाँ पर क्या हो सकता है, V इक्वल टू क्या होगा, K अपॉन P, यही तो होगा ना। V इक्वल टू क्या होगा, K अपॉन P। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K अपॉन P, यहाँ पर ये हो जाएगा M इंटू P अपॉन K। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू P अपॉन K। सर उसके फुल फॉर्म भी तो बताओ। अब इसको बहुत ध्यान से देखना। अच्छा P अपॉन K अगर हम लोग लेंगे, P अपॉन K लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P अपॉन K लेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन V ना। तो P अपॉन K हो जाएगा 1 अपॉन V, तो ये हो जाएगा तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, M इंटू वी हो जाएगा। डेंसिटी यहाँ पर क्या आएगा, M इंटू वी, या K इंटू पी हो जाएगा भाई, K रहेगा ना, K इंटू पी होगा। मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात ध्यान देना। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नोट करिए इसको। देखो वो भी कांस्टेंट रहेगा। कौन सा, M तो मास है ना। वॉल्यूम को K बाई P लिखा, P इंटू M ऊपर जाएगा, K नीचे रहेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रेशर देखोगे, ऐसे ही देखो ना, अगर प्रेशर देखोगे तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही बताना है आपको, ठीक है।
अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हो यहाँ पे, अगर इसको आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अभी क्वेश्चन नोट करो आप लोग, नोट करिए फटाफट। The volume occupied, the volume occupied, नोट करो, the volume occupied by the volume occupied by a given mass of a gas, a given mass of a gas, given mass of a gas at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, 298 Kelvin is 25 ml, is 25 ml, 25 ml। ये क्वेश्चन है। हाँ, at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas if pressure is increased, volume of the gas if pressure is increased, increased to 1.25 atmosphere at constant temperature, 25, 1.25, बताओ क्या होगा। देखो P1 जो दे रखा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा ना, P1 की वैल्यू क्या है, P1 इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा V1 कितना दे रखा है, V1 कितना दिया हुआ है 25 ml, 25 ml। अच्छा P2 कितना दे रखा है 1.25 ना, 1.25 ATM, और V2 आपको फाइन करना है, हो जाएगा, बताइए सॉल्व करो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बताओ। इजी है। V2 भी ml में आएगा, तो ml में ml को ml में रखना है, K का वैल्यू क्या है, कि कांस्टेंट होता है। सर इसमें से सॉल्व करा सर 20 है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन ऊपर वो नहीं यूज करना, आपको V2 फाइंड करना ना, तो P1 इंटू V1 होगा और अपॉन क्या हो जाएगा P2, यहाँ पर ये होगा V2 होगा, यही होगा ना। उसके बाद P1 कितना दे रखा है 1 ATM, 1 इंटू V1 कितना 25, और यहाँ पर कितना P2 कितना है 1.25 इक्वल टू V2, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल 5 और 25 अपॉन 1.25। 0.5 अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, और अपॉन कितना होगा 125 हो जाएगा ना, ठीक है, होगा कि नहीं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये 5 टाइम जाएगा ना, और ये कितना हो गया 20 ml हो जाएगा। नोट करो इसको फटाफट। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो देखो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट। खड़े हो जाओ। बॉयल्स लॉ क्या बताया गया था, अब अगर नहीं बता पाए क्लास से बाहर करूंगा तुम्हें। चलो बाहर निकलो 10 मिनट्स के लिए। Volume is inversely proportional to the pressure. वॉल्यूम Volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. क्या फॉर्मूला बताया गया था पूरा कंप्लीट? इसका point हाँ, कौन है जो हेल्प कर रहा है? ये समझ लेना कि P1 is equal to P2 V2. मतलब ये क्लास है कि मुर्गी खाना बना के रखा है? एकदम बार बार बोलना पड़ता है शांत हो जाओ, आवाज़ बाहर जा रही होगी तो ये रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक जाता है कि टीचर जो है वो क्लास में है फिर भी बातें हो रही है, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। चलो अगर तुम बात करते पकड़े गए और तुमने अच्छा एक्सप्लेन कर लिया तो ये मान लिया रहता है कोई बात नहीं, बता लिया, लेकिन आप ढंग से बता भी नहीं पा रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो। टेस्ट में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? बताया नहीं? अबे उस दिन जो फिजिक्स का आया था, मैं था उस दिन। तुम्हारा कितना था? नहीं पढ़ा था उसने। हाँ नहीं पढ़ा होगा इसलिए। तुम्हारा कितना था? देने भी नहीं वाला था। 21। वो नहीं देने वाला था। मैंने बोला चार्ल्स लॉ की बात करते हैं यहाँ पर। वहां पर क्या होता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। अगर हम लोग बात करते हैं तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये क्या होगा, जैसे मान लो V इक्वल टू KT हो जाएगा ना, और यहां पर V अपॉन T लेते हैं तो क्या हो जाएगा? K। सपोज दैट दो गैसेस अगर दे रखी हैं तो हो जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ क्या? आइडियल गैस लॉ और ये गैस लॉ डिफरेंट है ना? आइडियल गैस होता है PV इक्वल टू nRT। हाँ, और ये डिफरेंट है ना? गैस लॉ मतलब इसी में सारे रूल्स आते हैं ना, उसमें आइडियल भी आता है, ये कहने का मतलब है। मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सब इसमें आते हैं। मतलब जितने भी गैस के लॉ होते हैं वो सब आते हैं। एवोगैड्रो में भी हमने क्या बताया था
कि उसमें सेम अमाउंट ऑफ, मतलब उसका, हाँ कहने का मतलब गैसेस सेम हो या डिफरेंट हो, उनका अमाउंट सेम होना चाहिए, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो बताया गया था ना, हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही है। गैस लॉ के अंदर ये सारे लॉ हैं। हाँ, उसके अंदर ही सारे आते हैं। अब उसके बाद देखो, गैस लॉ के अंदर पॉइंट लॉ है सारे, ब्रैकेट नाम लेना है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन, एक क्वेश्चन नोट करो आप लोग। अब जितने भी लिस्टेड लोग हैं, जितने बात करने वाले, मैं देख रहा हूं, और ऐसे लोगों पे पहले ही मैं V1 अपॉन T1 होगा, T2 नहीं होगा। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। हाँ, गैस इक्वेशन ही है। अभी आगे हम लोग उसमें तीनों आएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों आएगा। हाँ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मैंने ये बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, मतलब वॉल्यूम आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये कहने का मतलब। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली होता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। एक क्वेश्चन लिखो, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, हाँ क्वेश्चन ही है, एट 300 केल्विन a certain mass of a gas, a certain mass of a gas, certain mass of a gas occupies 1 into 10 के पावर माइनस 4, 1 into 10 to the power माइनस 4। हाँ, वही बात है, 1 into 10 to the power माइनस 4। ठीक है, dm क्यूब वॉल्यूम, dm क्यूब वॉल्यूम माइनस 4, dm क्यूब वॉल्यूम। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 450 केल्विन। Calculate its volume at 450 Kelvin and at the same pressure. At 450 Kelvin and at same pressure. यहां पे क्या होगा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। हमको क्या फाइंड करना था, V2 ना, V2 फाइंड करना था। तो यहां पर V1 कितना दे रखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, V1 इंटू T2 अपॉन कितना हो जाएगा, T1, और ये V2 के बराबर होगा। V1 कितना दे रखा है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ना, T2 है 450
और T1 कितना है 300, ये हो जाएगा V2। अब यहां पर क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई टू कितना होगा 1.5 इंटू 10 के पावर -4। यहां पर दे रखा है, बहुत ध्यान से देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 2 dm³, मतलब V1 की वैल्यू क्या दे रखा है 2 dm³। टेम्परेचर यहां पर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब T1 भी दे रखा है आपको। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, मतलब V2 आपको बताना है, ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट आ गया इसका मतलब कौन सा रूल है, चार्ल्स रूल, ठीक है। अब यहां पे बोल रखा है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री हमने इंक्रीज किया तो यहां पर क्या होगा आपको V2 बताना है, बताओ। और जब आपको टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फिर क्या न्यू वॉल्यूम होगा ये भी बताना है आपको। 0 डिग्री था, 10 डिग्री बढ़ा दो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, और फिर 10 डिग्री कम कर दो। आपको V2 पूछ रहा है ना, फिर क्या होगा V1 इंटू T2 अपॉन T1। V1 कितना दिया हुआ है 2 dm³ ना, इधर रखा 2 dm³ इंटू T2 कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 273 केल्विन, 273, तो यहाँ पर 283 हो जाएगा ना, 283 केल्विन, और अपॉन कितना होगा 1.5 नहीं लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा V2, अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 566 डिवाइडेड बाई 273, 2.07 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है 2.07 dm³। जब टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो ये होगा। अब उसने बोल रखा है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज बाई 10 डिग्री सेल्सियस, तो 263 हो सभी लोग बताओ। टेम्परेचर को डिक्रीज किया 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी भी आप ट्राई करोगे, सी के बाद डी भी ट्राई करना आप। बताया तो सी का, डी वाला भी आ जाएगा ना, सेम ही है। देखो यहाँ पे, हेलो T1 क्या रहेगा 0 डिग्री, T2 क्या रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस ना, क्योंकि 10 डिग्री हमने डिक्रीज कर दिया। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा V1 कितना दिया है वही रहेगा ना V1, तो V1 अपॉन T1 इंटू T2 इक्वल टू V2 हो जाएगा। V1 कितना दे रखा है 2 इंटू T2 कितना होगा 263, और T1 कितना होगा 1.96 ये हो जाएगा 6 होगा
526/273 ये कितना आ रहा है? चेक करो। 1.92 आ रहा है ना? आ रहा है आंसर? हाँ, अप्रॉक्स वही है राउंड ऑफ करके, तो 1.93 DMQ। क्वेश्चन नंबर डी वाला ट्राई करो आप लोग। सीधा कहाँ पे दिया है? नहीं वैसे रहने दो, क्योंकि आंसर भी मीटर क्यूब में ही है ना। आंसर भी मीटर क्यूब में ही है, इसलिए आपको डीएमक्यू में चेंज नहीं करना। अच्छा, मीटर क्यूब को अगर डीएम क्यूब में चेंज करना हुआ, हेलो, मीटर क्यूब को अगर डीएम क्यूब में चेंज करना हुआ तो क्या करेंगे? टेन 10 to the power 3। वही फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर डी में भी यही फॉर्मूला लगेगा। V1/T1 = V2/T2। ट्राई करो आप लोग। ये देखो सब ऐसे बैठे हैं, ऐसे निमंत्रण में आए हैं सभी। बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व तो करो। क्वेश्चन नंबर डी। अगर यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में हमेशा गड़बड़ होगा, ध्यान देना। एग्जाम में कैलकुलेशन या आंसर रॉन्ग तभी होता है जब यहां पर आप ट्राई नहीं कर रहे हो। दे रखा है क्या? हाँ, करना पड़ेगा। ये मीटर क्यूब में ही रखना है ना? मीटर क्यूब में ही है। तो आंसर यहाँ पर मीटर क्यूब में ही है ना। आपको मीटर क्यूब में रखना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है। यही फॉर्मूला है, यही सेम फॉर्मूला। अरे भाई आपको ये पता होना चाहिए, पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मेरी बात सुनो, पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यू किसकी है और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको वैल्यू मालूम चल जाएगा तो आपको फॉर्मूला भी मालूम चल जाएगा। जितना डिग्री सेल्सियस रखा उसको 273 ऐड कर दो। हाँ, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा। सर उसे हम ऐसे मल्टीपल रखेंगे, इसको कट कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। समझे आप समझे? हाँ, मैंने समझा। तुम बोल रही हो कि ऐसा ऐसे कट नहीं होता, आपने दोनों में ऐड कर दिया 273 और कैसे? उसको ऐड करना है और क्या अप्लाई करना है। ऐड करना होता है? 2657 आएगा। कहीं पे तो कुछ रॉन्ग किया है, देखो आ रहा है 265। नहीं 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 नहीं, तो कहीं नहीं कुछ। यहां पर देखिए V1/T1 = V2/T2। अच्छा, V1 कितना दे रखा है, क्या फाइंड करना है इसमें? V2 फाइंड करना है, V2। तो यहां पर V1 × T2 हो जाएगा और अपॉन क्या होगा? T1। V1 कितना दिया है? 280।
2800। T2 कितना दिया है? अच्छा 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? सर उसको पहले 99 से माइनस करेंगे ना। अबे कितना हो जाएगा? 353 ना। और T1 कितना दिया है? 372। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। सर कन्वर्जन नहीं किया आपने। 353 2800 का कन्वर्जन नहीं किया। कन्वर्जन नहीं होगा ना, क्यों? आंसर भी मीटर क्यूब में ही है। हाँ तो कर दो ना, हाँ चलेगा। मीटर क्यूब में आंसर है तो 353 अपॉन क्या होगा? 2656 आ रहा है ना। 2656.9892 अप्रॉक्स, तो वो 7 हो जाएगा। 2657 आएगा, सही तो है? 2657 सही है। चलो आप बताओ, आप बताओ इसमें किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? ए कौन है? आशी तिवारी एंड यू। आप लोगों को ये वार्निंग है मेरी तरफ से कि नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आज तो ठीक है, मैंने देखा आज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। आज 2 लोग उधर, इधर 3-4 लोग, और उसके बाद गर्ल्स में उस साइड भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। मैं अपनी क्लास में अलाउ नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ भी इररिलेवेंट हुआ सीधे आउट करूँ क्लास से। मैं पूछ रहा हूँ कि ये तीनों जो आप देख रहे हो इसमें किस टाइप का इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है? अभी आज हमने रिवीजन भी किया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था किस टाइप का इंट्रैक्शन यहाँ पर होता है। हाँ, किस टाइप का इंट्रैक्शन होता है? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर आयन तो है ही नहीं कोई। डाइपोल इंड्यूस भी नहीं होगा, डाइपोल इंड्यूस भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? इनर्ट गैसेस के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्पर्जन फोर्स होता है।